हेलो दोस्तों, द गोल में आपका स्वागत है। मैं वरुण कुमार आप लोगों के बीच। दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र के बारे में। दोस्तों, 2014 से 2020 तक जितना भी एग्जाम हो चुका है उसमें से उत्सर्जन तंत्र का जितना भी क्वेश्चन आया है आज हम लोग उसका एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों, उसके साथ हम लोग उसके बनने वाले और भी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक कर दें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है कौन सा अंग मानव में अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। यानी कि दोस्तों अमोनिया जो है एक जहरीला है। तो दोस्तों ये जो अमोनिया को यूरिया में बदल देता है मानव का कौन सा ऐसा अंग है। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन दिया हुआ है किडनी और दूसरा ऑप्शन में दिया है दोस्तों लीवर। दोस्तों तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ है आपका अग्न्याशय और चौथा में दिया है बड़ी आंत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि लीवर। दोस्तों लीवर जो है वो क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। तो दोस्तों पहले अमोनिया के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है NH3। क्या होता है दोस्तों, NH3। तो दोस्तों अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NH3। दोस्तों यूरिया, दोस्तों यूरिया क्या है, दोस्तों प्रोटीन के टूटने से किसका निर्माण होता है, यूरिया का निर्माण होता है। दोस्तों जब प्रोटीन टूटता है तो किसका निर्माण होता है, यूरिया का निर्माण होता है। दोस्तों यूरिया का निर्माण ऑर्निथिन चक्र के द्वारा होता है। क्या दोस्तों, यूरिया का निर्माण जो होता है ऑर्निथिन चक्र के द्वारा होता है। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों आपका 2 नंबर प्रश्न है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। दोस्तों जो यूरिया है उसका निर्माण कहाँ होता है। तो दोस्तों यूरिया का निर्माण होता है आपका यकृत में। कहाँ होता है दोस्तों, यकृत में। दोस्तों यकृत को ही हम लोग लीवर बोलते हैं। दोस्तों लीवर का वजन लगभग 1.5 kg होता है। कितना होता है दोस्तों, वजन लगभग कितना होता है, 1.5 kg होता है। दोस्तों यहाँ मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी क्या है, यकृत है। दोस्तों मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि भी क्या है, यकृत है। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका 3 नंबर प्रश्न है, दोस्तों आपका 3 नंबर प्रश्न है, मांसल कणिकाएं होती है जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय के तरफ आगे धकेलती है। दोस्तों जो मांसल नलिकाएं होती है जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय के तरफ आगे धकेलती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी मूत्रवाहिनी। दोस्तों मूत्रवाहिनी जो मांसल नलिकाएं होती है। दोस्तों मूत्रवाहिनी क्या होती है, मांसल नलिकाएं होती है। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 4 नंबर प्रश्न है, दोस्तों आपका 4 नंबर प्रश्न है, किसका प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन में खून से अपशिष्ट पदार्थ का उन्मूलन करना है। यानी दोस्तों यहाँ बोला गया किसका प्राथमिक कार्य जो मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थ का उन्मूलन करना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में है आपका वृक्क। क्या है दोस्तों, वृक्क। यानी वृक्क जो है प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थ का उन्मूलन करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वृक्क हो जाएगा। दोस्तों वृक्क को ही हम लोग क्या बोलते हैं, किडनी भी बोलते हैं। दोस्तों क्या बोलते हैं इसके, वृक्क को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, किडनी बोलते हैं या फिर गुर्दा बोलते हैं। ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों अब यहाँ पे वृक्क के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों वृक्क जो है, वृक्क मनुष्य का उत्सर्जी अंग है। दोस्तों वृक्क जो है मनुष्य का क्या है दोस्तों, उत्सर्जी अंग है यानी उत्सर्जन करता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग के शरीर में 2 वृक्क होता है। दोस्तों हम लोग के शरीर में कितने वृक्क होते हैं, 2 वृक्क होते हैं। तो दोस्तों वृक्क का आकार, जो वृक्क का आकार होता है दोस्तों सेम के जैसा होता है। किसके जैसा होता है दोस्तों, सेम के जैसा। सेम यानी कि बीन, किसके जैसा दोस्तों, सेम के आकार का होता है। दोस्तों यहाँ पे जो वृक्क के बाहरी भाग होता है उसे हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, कार्टेक्स कहते हैं। दोस्तों वृक्क के जो बाहरी भाग है उसको क्या कहते हैं, कार्टेक्स कहते हैं। और दोस्तों वृक्क के अंदर के भाग को हम लोग मेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, वृक्क के अंदर के भाग को हम लोग क्या कहते हैं, वेडुला कहते हैं। दोस्तों वृक्क लगभग 10 लाख सूक्ष्म नलिकाओं से बना है जिसे नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किसे कहते हैं, 10 लाख नलिकाएं से बना है उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, नेफ्रॉन। दोस्तों नेफ्रॉन जो होता है वो वृक्क की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई भी कहते हैं। दोस्तों नेफ्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं,
इसका वृक्क का संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई भी कहते हैं। दोस्तों वृक्क यूरिया का भी उत्सर्जन करता है। दोस्तों वृक्क जो है वो किसका उत्सर्जन करता है? यूरिया का भी उत्सर्जन करता है। चलिए दोस्तों, इसमें से इसका जितना भी क्वेश्चंस बना उसका हम लोग डिस्कस कर लिए। जाते हैं दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका 5 नंबर प्रश्न है किडनी। दोस्तों आपका 5 नंबर प्रश्न है किडनी की संरचनात्मक इकाई है। दोस्तों अभी हम लोग पढ़े हैं किडनी की संरचनात्मक इकाई क्या होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नेफ्रॉन। दोस्तों नेफ्रॉन जो है किडनी की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका 6 नंबर प्रश्न है गुर्दे न केवल उत्सर्जन अंग होते हैं, इनके कार्य को पूरकता प्रदान करता है। दोस्तों गुर्दा जो होता है न केवल उत्सर्जन अंग है, इनके कार्य को पूरकता कौन सा अंग प्रदान करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में आपका लीवर। क्या हो जाएगा दोस्तों? लीवर। दोस्तों लीवर मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। दोस्तों जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है दोस्तों? लीवर। दोस्तों लीवर को ही हम लोग क्या कहते हैं? अकृत बोलते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अकृत। और दोस्तों इसका वजन भी हम लोग देखे थे लगभग 1.5 kg होता है। और दोस्तों लीवर का अध्ययन, दोस्तों लीवर का अध्ययन हम लोग हेप्टोलॉजी कहते हैं। लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? हेप्टोलॉजी। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न है नेफ्रॉन संबंध है। दोस्तों यहाँ पे बोला गया है नेफ्रॉन जो है संबंध है। तो दोस्तों नेफ्रॉन किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों नेफ्रॉन जो संबंधित है उत्सर्जन तंत्र से है। तो दोस्तों नेफ्रॉन जो क्या होता है दोस्तों? नेफ्रॉन क्या होता है दोस्तों? किडनी का संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होता है नेफ्रॉन। तो दोस्तों किडनी भी उत्सर्जन अंग है। तो दोस्तों आपका नेफ्रॉन भी क्या हो जाएगा? उत्सर्जन अंग हो जाएगा। चलिए आते हैं दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका 8 नंबर प्रश्न है में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी अंग का अंश नहीं है। दोस्तों मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है। तो दोस्तों आपका पहला ऑप्शन है गुर्दा। तो दोस्तों गुर्दा जो है आपका उत्सर्जन तंत्र तो है। मूत्रवाहिनी भी आपका क्या है दोस्तों? उत्सर्जन तंत्र है। मूत्रमार्ग भी क्या है दोस्तों? आपका उत्सर्जन तंत्र है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या दिया हुआ है? गर्भाशय, जो दोस्तों उत्सर्जन तंत्र नहीं है। तो आने के इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, गर्भाशय। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका 9 नंबर प्रश्न है नेफ्रोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे बोला गया है नेफ्रोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है। दोस्तों नेफ्रोलॉजी जो होता है वो गुर्दा का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों गुर्दा का अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी। यानी कि दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेफ्रोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? गुर्दा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न है कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है। दोस्तों पहले हम लोग डायलिसिस के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी डायलिसिस क्या होता है। तो दोस्तों डायलिसिस जो होता है रक्त के शोधन की प्रक्रिया विधि है। क्या है दोस्तों? रक्त के शोधन की कृत्रिम विधि है। इस डायलिसिस को प्रक्रिया की तब अपनाया जाता है जब किसी व्यक्ति के वृक्क यानी गुर्दे सही से काम नहीं कर रहे होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि डायलिसिस जो है वो रक्त शोधन की कृत्रिम विधि है। क्या है दोस्तों? रक्त शोधन की कृत्रिम विधि है। इस डायलिसिस की प्रक्रिया को तब अपनाया जाता है। दोस्तों इस डायलिसिस की प्रक्रिया को कब अपनाया जाता है? जब गुर्दा या फिर किडनी खराब हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या बोला गया है? गुर्दे की खराबी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुर्दे की खराबी। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका 11 नंबर प्रश्न है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे बोला गया है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किससे संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन संबंधित है आपका उत्सर्जन से। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यहाँ पे अगला प्रश्न है आपका दोस्तों 11 के।
दोस्तों यहाँ पे अगला प्रश्न है वास्ट डिफरेंस। दोस्तों यहाँ वास्ट डिफरेंस ने आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्र मार्ग नामक एक आम मार्ग बन सके। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में है आपका मूत्राशय। यानी कि दोस्तों वास्ट डिफरेंस मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्र मार्ग नामक एक आम मार्ग बन सके। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी मूत्राशय। तो दोस्तों मूत्राशय वह आंतरिक अंग है। दोस्तों यहाँ मूत्राशय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मूत्राशय वह आंतरिक अंग है जो मूत्र विसर्जन के पहले वृक्क द्वारा निर्मित मूत्र को इकट्ठा करता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो वृक्क द्वारा निर्मित मूत्र होता है उसको इकट्ठा करता है कौन दोस्तों? मूत्राशय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मूत्राशय। चलिए दोस्तों आते हैं आपका अगला प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका 13 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी, दोस्तों गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये यानी कैल्शियम ऑक्जेलेट। दोस्तों गुर्दे की पथरी यानी गुर्दे की पथरी जो पेट में पथरी होता है दोस्तों वो क्या होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। तो दोस्तों यहाँ कैल्शियम ऑक्जेलेट का पहले रासायनिक सूत्र जान लेते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों CaC2O4। क्या होता है दोस्तों? CaC2O4। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 14 नंबर प्रश्न है, शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? तो दोस्तों खून के शुद्धिकरण से कौन सा अंग संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुर्दा। गुर्दा यानी कि दोस्तों किडनी। किडनी जो है दोस्तों आपका किससे संबंधित है? खून के शुद्धिकरण से। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका 15 नंबर प्रश्न है, हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों हम लोग मूत्र त्याग की उत्तेजना जो होता है उसको नियंत्रित कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये। दोस्तों ऑप्शन नंबर ये में है आपका मांसपेशीय मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण होने पर। दोस्तों यहाँ मांसपेशीय मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण जब हो जाएगा तो दोस्तों हम लोग मूत्र त्याग की उत्तेजना को क्या कर सकते हैं? नियंत्रित कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों मूत्र त्याग करना एक अनैच्छिक क्रिया है। दोस्तों मूत्र त्याग करना एक कौन सी क्रिया है? अनैच्छिक क्रिया है। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 16 नंबर प्रश्न है। दोस्तों आपका 16 नंबर प्रश्न है, मानवों में वृक्काणु का कार्य निम्न में से क्या है? तो दोस्तों मानवों में वृक्काणु का कार्य निम्न में से क्या है? तो दोस्तों वृक्काणु यानी किडनी। दोस्तों वृक्काणु यानी कि किडनी। किडनी का कार्य क्या है दोस्तों? उत्सर्जन करना। तो दोस्तों इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा उत्सर्जन। यानी कि दोस्तों बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा उत्सर्जन। उत्सर्जन करना वृक्काणु का कार्य है। दोस्तों वृक्काणु को ही हम लोग क्या बोलते हैं? किडनी बोलते हैं और गुर्दा भी बोलते हैं। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है। दोस्तों यहाँ दिया गया है खाली जगह एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है। क्या है दोस्तों? यहाँ पे दिया है खाली जगह, यहाँ पे भरना है कि एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में है आपका मूत्र मार्ग। दोस्तों मूत्र मार्ग एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले जाती है। तो दोस्तों यहाँ मूत्र मार्ग यानी पुरुषों का मूत्र मार्ग दोस्तों लगभग 20 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है दोस्तों? 20 सेंटीमीटर यानी कि 8 इंच। कितना होता है दोस्तों? 8 इंच होता है। दोस्तों ये जो होता है पुरुषों का, और महिलाओं का दोस्तों आपका महिलाओं का होता है 4 सेंटीमीटर। कितना होता है दोस्तों? 4 सेंटीमीटर यानी कि 1.5 इंच। दोस्तों इसमें पुरुष के मूत्र मार्ग में मूत्र और वीर्य, दोस्तों पुरुष के मूत्र मार्ग में मूत्र और वीर्य दोनों उभय मार्ग का कार्य करता है। और दोस्तों इसमें सिर्फ क्या करता है? मूत्रीय तंत्र का कार्य करता है। क्या करता है दोस्तों? इसमें सिर्फ मूत्रीय तंत्र का कार्य करता है। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 18 नंबर प्रश्न है,
मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट कौन सा होता है? तो दोस्तों यहाँ 18 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजन का अपशिष्ट कौन सा होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, यानी कि यूरिया। दोस्तों यूरिया जो है मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट होता है। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। दोस्तों मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, यानी कि डायलिसिस। क्या कहते हैं दोस्तों? डायलिसिस। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 20 नंबर प्रश्न है, उस विकल्प को चुने जो अन्य तीनों से अलग है। दोस्तों उस विकल्प को चुनें जो अन्य तीनों से अलग है। तो दोस्तों अलग है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि ऑप्शन नंबर पे, यहाँ ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ है आपका निश्चल कणिकाएं। और दोस्तों दूसरा नंबर ऑप्शन में दिया है आपका समीपस्थ सवलित नलिका। और तीसरा नंबर ऑप्शन में दिया है दोस्तों दूरस्थ सवलित नलिका। और चौथा में दोस्तों वाबमन्स कैप्सूल। दोस्तों वाबमन्स कैप्सूल यानी कि बॉमेन कैप्सूल भी बोलते हैं इसको। दोस्तों क्या बोलते हैं? बॉमेन कैप्सूल। तो दोस्तों यहाँ पे जो बॉमेन कैप्सूल होता है वो होता क्या है? तो दोस्तों जो बॉमेन कैप्सूल है वो प्रत्येक स्तनधारी के नेफ्रॉन में एक वृक्क कणिका होती है। दोस्तों बॉमेन कैप्सूल जो होता है नेफ्रॉन में एक वृक्क कणिका होती है। इस कणिका के अंदर दोहरी दीवार वाली प्लानी नुमा आकृति होती है, ठीक है ना दोस्तों, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बॉमेन कैप्सूल कहते हैं। और दोस्तों बॉमेन कैप्सूल जो है लंबी स्वचालित नलिका निकलती है। वोमेन कैप्सूल से दोस्तों क्या निकलती है? लंबी स्वचालित नलिका निकलती है जो दो भागों में विभाजित करती है। और दो भाग क्या है दोस्तों? समीपस्थ सवलित नलिका और दूसरा में आपका दूरस्थ सवलित नलिका। यानी कि दोस्तों ये तीनों जो आपका है एक ही कैटेगरी का है। और ये दोस्तों आपका निश्चल कणिका है, ये अलग कैटेगरी है। यानी कि दोस्तों यहाँ बोला गया है कि तीनों से अलग। तो ये दोस्तों ये तीनों एक ही है और ये अलग कौन है? निश्चल कणिका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका निश्चल कणिकाएं। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका 21 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? दोस्तों यहाँ बोला गया है उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों पहले इसका ऑप्शन हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों कोरोनरी धमनी। दोस्तों पहला ऑप्शन है आपका कोरोनरी धमनी। दूसरा ऑप्शन में दोस्तों गुर्दे की धमनी। तीसरा ऑप्शन में दोस्तों हेपेटिक सीरा। और चौथा ऑप्शन में दोस्तों पाल्मोनरी सीरा। तो दोस्तों इसमें से पूछा गया है कि उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, यानी कि कोरोनरी धमनी। दोस्तों कोरोनरी धमनी जो होता है वो हृदय को ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित करती है। और दोस्तों कोरोनरी जो धमनी होता है वो उत्सर्जन तंत्र नहीं होता है। ये क्या होता है दोस्तों? परिसंचरण तंत्र होता है। ये क्या होता है दोस्तों? परिसंचरण तंत्र होता है। दोस्तों ये जो है ये दोस्तों इस धमनी, ये जो कोरोनरी धमनी है इसमें अगर गड़बड़ी हो जाएगा तो इसी के कारण क्या आता है दोस्तों? हार्ट अटैक नामक बीमारी होता है। और दोस्तों बाकी ये तीनों है गुर्दे की धमनी और पाल्मोनरी धमनी और हेपेटिक सीरा, ये तीनों है दोस्तों आपका क्या है? उत्सर्जन तंत्र है। और दोस्तों इसमें जो है नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को बाहर करता है। और ये तीनों क्या है दोस्तों? नाइट्रोजन युक्त को अपशिष्ट को क्या करता है? बाहर करता है। तो चलिए दोस्तों आते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही है? दोस्तों यहाँ पे है छूट गया था, तो आपका दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा निम्न में से कौन सही है। तो दोस्तों पहले इसका हम लोग ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन में दोस्तों आपका है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। तो दोस्तों शरीर में सारा रक्त जो है किडनी के माध्यम से मिल जाता है। दोस्तों ये आपका क्या है? गलत है। चलिए दोस्तों आते हैं अगला ऑप्शन की ओर, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है। तो दोस्तों सही है यहाँ पे, शरीर का सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, ये भी आपका क्या है दोस्तों? गलत है। चलिए दोस्तों आते हैं आपका तीसरा ऑप्शन की ओर, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे किडनी का जो शरीर का जो सारा रक्त है वो किसके माध्यम से शुद्ध होता है? किडनी के माध्यम से। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि शरीर का सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है।
चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे बोला गया है डायलिसिस किससे संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे डायलिसिस किससे संबंधित है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वृक्क। दोस्तों डायलिसिस किससे संबंधित है, वृक्क से। दोस्तों वृक्क के खराबी से ही क्या होता है, डायलिसिस किया जाता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न है दोस्तों। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे दिया गया है वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। दोस्तों वृक्क से प्रति मिनट कितना औसत रक्त प्रवाह होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में आपका 1200 सीसी कितना होता है दोस्तों, 1200 सीसी रक्त प्रवाह होता है प्रति मिनट। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न है दोस्तों। जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है। दोस्तों जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो शरीर में कौन सा पदार्थ जो है जमा हो जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है आपका, रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है दोस्तों, जमा हो जाता है। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे अगला प्रश्न है आपका यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है। दोस्तों यूरिया जो है किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में है आपका गुर्दा। क्या है दोस्तों, गुर्दा। तो दोस्तों यूरिया जो है गुर्दा के द्वारा रक्त को पृथक किया जाता है। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। तो दोस्तों यहाँ गुर्दा का सामान्य कार्य नहीं है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन पहले देखते हैं। 1 नंबर ऑप्शन में दोस्तों रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण। तो दोस्तों रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, तो दोस्तों ये आपका सही है। चलिए दोस्तों आते हैं अगला ऑप्शन देखते हैं, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। दोस्तों गुर्दा का काम ये नहीं है। कौन सा नहीं है, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। यानी कि दोस्तों ये जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण गुर्दा का काम नहीं है। और बाकी ये तीनों है, यानी कि यूरिया को छान कर बाहर करना ये भी इसका सही है, कई हार्मोनों का स्रावन करना ये भी ये सही है, और रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करना ये भी क्या है, सही है। सिर्फ रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना क्या है दोस्तों, आपका ये गलत है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका 28 नंबर प्रश्न है मानव वृक्क पथरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है। दोस्तों हम लोग कुछ देर पहले इसका आंसर हम लोग पढ़ चुके थे। इसका क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या हो जाएगा दोस्तों, कैल्शियम ऑक्जेलेट। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट। दोस्तों कैल्शियम ऑक्जेलेट का हम लोग क्या किए थे, इसका रासायनिक सूत्र भी पढ़े थे। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों, कैल्शियम ऑक्जेलेट का CaC2O4। क्या होता है दोस्तों, CaC2O4। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों आपका 29 नंबर प्रश्न है मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। दोस्तों मूत्र का पीला रंग जो है किसकी मौजूदगी के कारण होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में है आपका यूरोक्रोम। दोस्तों यूरोक्रोम के कारण ही मूत्र में पीला रंग होता है। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न है दोस्तों कृत्रिम गुर्दा। दोस्तों यहाँ पे कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों जो कृत्रिम गुर्दा है निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में है आपका डायलिसिस। दोस्तों डायलिसिस के माध्यम से कृत्रिम गुर्दा जो है सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके माध्यम पर, डायलिसिस के माध्यम से। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है
हेनले का लूप, दोस्तों यहाँ पे बोला गया हेनले का लूप का कार्य संबंधित है। दोस्तों हेनले का लूप का कार्य संबंधित है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये। दोस्तों ऑप्शन नंबर ये में आपका उत्सर्जन तंत्र से, दोस्तों उत्सर्जन तंत्र से ही हेनले का लूप का कार्य संबंधित है। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मूत्र से जल के बाद सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले पदार्थ होता है। दोस्तों मूत्र में जल के बाद, किसके बाद, जल के बाद सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, यानी कि यूरिया। दोस्तों जल के बाद मूत्र में सबसे ज़्यादा क्या होता है? यूरिया होता है। चलिए दोस्तों आते हैं दोस्तों यूरिया। दोस्तों यूरिया में नाइट्रोजन रहता है, और दोस्तों नाइट्रोजन, यूरिया में नाइट्रोजन के प्रतिशत कितना होता है? 47%। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका 33 नंबर प्रश्न है, और इस चैप्टर का आपका दोस्तों लास्ट प्रश्न है। एक व्यक्ति अपने भोजन में प्रोटीन को ज़्यादा मात्रा में लेता है तो वह अधिकांशतः उत्सर्जित करेगा। दोस्तों जब कोई व्यक्ति भोजन में ज़्यादा प्रोटीन लेगा तो उत्सर्जन क्या सबसे ज़्यादा करेगा? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा उत्सर्जन करेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में आपका यूरिया क्या उत्सर्जन करेगा? दोस्तों यूरिया सबसे ज़्यादा उत्सर्जन करेगा। चलिए दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो पे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और दोस्तों अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।